हेलो बच्चों, मैं कविता गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेक्टर 9 से। आज हम करेंगे क्लास 5th में ईवीएस की बुक का लेसन नंबर 4, जो कि है पेज नंबर 23 पे। और लेसन का नेम क्या है? हौसलों की उड़ान। ठीक है। पक्का इरादा वहीदा बोल बोल कर अखबार पढ़ रही है। बेटियों ने रचा इतिहास। सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में इरा सिंघल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब अगर आप अपने बुक के राइट साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे एक लड़की है जिसने न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ है, और हमारे लेसन के अकॉर्डिंग उस लड़की का नाम है वहीदा, और साथ में उसका भाई बैठा है और भाई का नाम है हामिद, और एक तरफ उनकी मदर बैठी हुई है, मम्मी बैठी हुई है उनकी, और वो न्यूज़पेपर को रीड कर रही है। क्या पढ़ा फिर उसने न्यूज़पेपर में? उसने ये पढ़ा कि सिविल सर्विस परीक्षा 2014 का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, जिसके बीच में इरा सिंघल नाम की एक लड़की ने फर्स्ट पोजीशन ली, प्रथम स्थान पर वो आई। ठीक है। आगे है वहीदा की अम्मी। वहीदा, इरा सिंघल के बारे में पढ़ रही हो क्या? अब वहीदा की अम्मी उनको पूछती हैं, क्या तुम इरा सिंघल के बारे में पढ़ रही हो? वहीदा, हाँ अम्मी, अखबार के इस साक्षात्कार में उन्होंने बताया है कि मुझे रीढ़ की हड्डी स्क्योलोसिस की समस्या जन्म से ही थी। अब इसके बीच में क्या बताया जा रहा है न्यूज़पेपर में कि वो उसका इंटरव्यू लिया गया है इरा सिंघल का, और उसने बताया है कि मुझे ये प्रॉब्लम थी जन्म से ही, मतलब ये रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है जो उसको बाय बर्थ ही थी। 7-8 साल की उम्र से इसके कारण अधिक परेशानी आने लगी थी, और इस समस्या के चलते जब वो 7-8 साल की हुई उसको दिक्कत ज़्यादा आने लगी। मेरे हाथों में पैरों में भी समस्या थी। अब इसी बीमारी की वजह से उसके हाथों में भी प्रॉब्लम है और पैरों में भी प्रॉब्लम थी। रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मुड़ती गई। इसके लिए ब्रेस पेटी, मतलब एक बेल्ट होती है जिसको बांधी जाती है, जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। इन समस्याओं के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। अब हम अपने राइट साइड में देखेंगे तो इरा सिंघल की हमें फोटो भी दिखाई गई है। देखें सभी बच्चे उसको। इनका नाम है इरा सिंघल, और इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी की। उसको हम और क्या बोलते हैं? स्क्योलियोसिस। ठीक है। ये प्रॉब्लम उनको उनके जन्म से ही है, और वो जब 7-8 साल की हो गई तब उसको प्रॉब्लम ज़्यादा आने लग गई। उसके हाथों में दिक्कत हो गई, पैरों में समस्या हो गई। ठीक है ना। तो उसके लिए उसने बोला कि हम एक बेल्ट बांधते हैं, जो बांधी जाती है कमर पर, और इससे रीढ़ की हड्डी जो है वो थोड़ी सीधी हो जाती है। इतनी सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इरा सिंघल कहती है कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने कोशिश की, और कभी भी मैं ये नहीं सोच के बैठी कि हाँ अगर मैं ये करूँगी तो मेरे से नहीं होगा क्योंकि मुझे दिक्कत है चलने में। ऐसा कुछ नहीं था। उसने पूरी हिम्मत दिखाई और इस पेपर को उसने क्लियर किया। अम्मी, पढ़ाई के साथ साथ इरा और भी कई शौक़ रखती है, जैसे डांस करना, एक्टिंग करना, थिएटर और यात्राएं करना। अब और बताया क्या जा रहा है इरा सिंघल के बारे में कि वो एक पढ़ने का ही शौक़ नहीं है उसको डांस करना भी अच्छा लगता है, एक्टिंग करनी भी अच्छी लगती है, और थिएटर में भी थिएटर में और यात्राएं करना, घूमना फिरना भी उसको पसंद है। उसके बाद वहीदा, अम्मी, इतनी परेशानियों के होते हुए इरा का यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल रहा होगा। और वहीदा को ये सब उसकी प्रॉब्लम जब पता चली, उसके इंटरव्यू में जब वो न्यूज़पेपर में उसने पढ़ा तो उसको पता चला उसको ये प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी वो कहती है कि देखो इरा ने हिम्मत ही नहीं हारी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं इस काम को कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। उसने अपने जो उसने पाना था उसमें उसने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया एक, कि मैंने इसको पेपर को क्लियर करना है। अब अपने राइट साइड में देखिए, ब्लू कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, यह भी जानो। स्क्योलोसिस बीमारी नहीं, एक समस्या है जिसमें रीढ़ की हड्डी एक और झुक जाती है। जिन बच्चों में यह समस्या होती है उनमें उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों के विकास के कारण यह समस्या बढ़ती जाती है। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बता दिया उन्होंने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 24 पे। अम्मी, हाँ मुश्किल तो था ही। अब वहीदा की अम्मी उनको समझा रही हैं कि वो जैसे उसने ये किया है, पढ़ाई की है, उसके लिए बता रही है कि बहुत मुश्किल रहा होगा उसके लिए। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि उसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। अब ये थोड़ा हमारे दिमाग में आता है कि ये विशेष आवश्यकता वाले स्कूल कौन से होते हैं।
ठीक है ना। तो विशेष आवश्यकता वाले स्कूल वो होते हैं जहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल मतलब जो पूरी तरह से स्वस्थ है, वो बच्चे नहीं जाते। जिस बच्चे को कुछ भी समस्या है, जैसे उसको दिखाई नहीं देता, उसको सुनाई नहीं देता, वो बोल नहीं सकता, ठीक है, या वो किसी तरह से हैंडीकैप है, कुछ ना कुछ उसको ऐसी फिजिकल समस्या है, ठीक है ना, उन बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले स्कूलों में भेजा जाता है आगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। इरा का कहना है कि हमें अपनी कमियों पर ध्यान न देकर अपनी खूबियों को बढ़ाना चाहिए। उसकी अम्मी ने क्या समझाया कि हमें अपने कमियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अगर किसी चीज़ की समस्या आ गई है तो हम अपने काम को करना छोड़ दें या हम कोशिश करना छोड़ दें कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। हमें और दुगनी मेहनत लगाकर अपने काम को करना है। जो हमने अपना टारगेट सेट किया हुआ है, जो हमने सोच रखा है अपने दिमाग में कि हमने ये काम करना है, हमने इतने % मार्क्स लेने हैं, ठीक है ना, तो अगर हम ये चीज़ दिमाग में रखेंगे तो हम ज़रूर उस अपने जो हमारा लक्ष्य निर्धारित हमने किया है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। इतने में पूनम दीदी आ गई। वे देख नहीं सकती, वे एक स्कूल में पढ़ाती है। अब क्या होता है, उनके घर में कौन आया? पूनम दीदी, जिसको दिखता नहीं है पर फिर भी वो एक स्कूल में पढ़ाती है ना, थोड़ी अलग सी बात। अब कैसे पढ़ाती होगी वो हमें शायद आगे बताएंगे। हामिद, दीदी आज आपके स्कूल की छुट्टी है। अब हामिद कौन था? ब्रदर है वहीदा का, उसका भाई पूछ रहा है दीदी आज आपके स्कूल की छुट्टी है? दीदी, हाँ तुम भी तो स्कूल नहीं गए। हामिद, दीदी आप बिना देखे पढ़ाने का काम कैसे करती हैं? अब वो क्वेश्चन कर रहा है पूनम दीदी से कि आप बिना देखे कैसे पढ़ा लेते हो, आपको कैसे पता चलता है कि कौन कौन से बच्चे कक्षा में हैं और कौन कौन नहीं हैं? दीदी, हामिद, हम लोग हर बच्चे को उसकी आवाज़ से पहचान लेते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं खुद भी पहले पढ़कर जाती हूँ। अब जब एक तुम्हारा टीचर है जो भी तुम्हें पढ़ाता होगा, उसको कई बार बिना देखे भी वो तुम्हारा नाम ले देता है ना। जब वो ब्लैक बोर्ड पे काम करवा रहा है और पीछे से आवाज़ आती है तो वो नाम लेके बोलता है कि तुम चुप कर जाओ। तो कैसे पता चला? आवाज़ से पहचाना। ये हर टीचर आवाज़ से पहचानता है। हामिद, खुद पढ़कर? वह कैसे? दीदी मैं ब्रेल लिपि से पढ़ती हूँ। अब वो पूनम दीदी बता रही है कि मैं ब्रेल लिपि से पढ़ती हूँ तथा ऑडियो कैसेट और कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर से सुनकर अपने विषय की तैयारी करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग चीज़ क्या आई? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि किनके लिए होती है? जिनको दिखाई नहीं देता। ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है राइट साइड में? यह भी जानो, कानून में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार द्वारा सभी तरह के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को कक्षा में सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या है कि बच्चा किसी भी प्रॉब्लम से वो ग्रसित हो, दिखता ना हो, सुनता ना हो, बोला ना जाता हो, कोई भी समस्या हो, वो दूसरे बच्चों के साथ एक ही क्लास में बैठ के पढ़ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वहीदा, दीदी आप अपने कॉलेज में भी प्रथम स्थान पर आती थी। आप ब्रेल से पढ़ तो लेती हैं पर परीक्षा कैसे देती हैं? अब क्वेश्चन एक और रेज होता है। अब वहीदा पूछती है ठीक है आप वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हो, लेकिन फिर आप लिखते कैसे हो पेपर में? पेपर तो लिखने का होता है। तो आगे वो दीदी क्या बोलती है? परीक्षा में लिखने के लिए हमें एक लेखक साथ ले जाने की अनुमति होती है। वो ये कह रही है कि हम जब हमारा पेपर होता है ना तो हम एक अपने साथ में किसी को लेके जा सकते हैं और वो एक बोलता है जिसको नज़र नहीं आता, वो बोल बोल के आंसर करता है, और जो एक लेखक होता है वो उसके जो वो आंसर कर रही है या कर रहा है उसको लिखता है। ठीक है, आगे हामिद, दीदी ब्रेल लिपि के बारे में कुछ बताओ ना। अब हामिद में क्वेश्चन अरेज हो रहे हैं कि ये ब्रेल लिपि होती क्या है, तो उसको आगे दीदी क्या बताती है? लुई ब्रेल को इस लिपि का जनक माना जाता है। उसका जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। बचपन में आँख में चोट लगने से वे आँखों की रोशनी खो बैठे। अब तुम्हारे राइट साइड में एक पिक्चर दिखा रही है, वो लुई ब्रेल हैं। इनका नाम है लुई ब्रेल। अंध विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते समय लुई को पता चला कि सेना के कैप्टन बार्बर ने सेना के लिए ऐसी कूटलिपि का विकास किया है जिसकी सहायता से वे अंधेरे में भी संदेशों को टटोल कर पढ़ सकते थे। लुई 8 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद 6 बिंदुओं वाली लिपि बनाने में सफल हुए। इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया।
अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ ध्यान देने वाली है, पेंसिल के साथ अंडरलाइन करें ज़रा। सबसे वो लुई ब्रेल को इस लिपि का जनक माना जाता है, इसको अंडरलाइन कर लें। उसका जन्म, उसको भी अंडरलाइन करें, 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 25 पे है आगे की लाइंस, उसमें एक सब ये लाइन, इस लाइन को अंडरलाइन करें कि 6 बिंदुओं वाली लिपि, मतलब ब्रेल लिपि कितनी बिंदुओं की है, 6 बिंदुओं की। ब्रेल लिपि के 6 बिंदुओं को उनके सामने लिखे अक्षरों या अंकों द्वारा जाना जाता है। इस लिपि में इन्हीं 6 बिंदुओं से वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। स्केल पर कुछ चौरस खिड़कियां बनी होती हैं। इन खिड़कियों में लाइन से कटावदार 6 बिंदु बने होते हैं। एक नुकीली कलम से स्केल की खिड़कियों में बिना कटावदार बिंदुओं से कागज पर छेद करके लिखा जाता है। कागज के उल्टी तरफ उभरे हुए छेदों को शब्दों के रूप में छू कर पढ़ा जाता है। आपके राइट साइड में दिखाया गया है एक, जैसे ये बोल रहा है कि आकृतियों का निर्माण किया जाता है और एक चौरस खिड़कियां बनी होती हैं, चौरस तरह की नज़र आ रही है ना, इनमें 6 बिंदु होते हैं। उसके किसी चीज़ की, इसको एक नुकीली कलम, कलम को हम स्टाइलस भी बोल रहे हैं इसमें, उससे बिंदुओं में छेद कर दिए जाते हैं और कागज़ के उल्टी तरफ क्या होता है, वो उभर जाता है कागज़ ना, तो उनसे छू कर फिर उसको पढ़ा जाता है कि क्या वो लिखा गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है, पता करो अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता लगाओ जिसने विशेष आवश्यकताओं के बावजूद कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की हो। अपने आसपास आप सबने देखना है, कोई ऐसा है जिसने ऐसा कुछ किया हो जो एक नॉर्मल मतलब स्टूडेंट या ना होकर कुछ उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कौन से होते हैं। उस तरीके से आपने सोच के अपने आसपास देखना है और फिर उसके बारे में पता लगाना है। नेक्स्ट है, सोचो और लिखो। जो लोग ठीक से चल नहीं सकते उनके लिए स्कूलों में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अब किस तरीके की होनी चाहिए सोचें ज़रा। एक बच्चा है, उसको चलने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो वो कैसे चलेगा स्कूल के अंदर। अब स्टेयर्स भी हैं स्कूल में, सीढ़ियाँ, उनके ऊपर भी नहीं वो चढ़ सकता, तो उनके लिए क्या बनाए जाते हैं, रैंप होते हैं, रैंप, जिसकी रैंप की सहायता से वो जो है ऊपर इजीली चल सकते हैं। उसके बाद अगला है, क्या तुम्हारे स्कूल में वे सभी सुविधाएं हैं। अब ये तुम सबको अपने अपने स्कूल में पता होगा सुविधाएं हैं या नहीं हैं। मेरे स्कूल में तो हैं, यदि नहीं तो इसके लिए किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें लगता है कि स्कूल में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को यदि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सभी सुविधाएं मिले तो वे स्कूल आने में अधिक उत्साह दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे। अगर उनको पता लगता है कि हमारे लिए स्कूल में कुछ स्पेशल किया गया है, कुछ उनके लिए उनको सोच के कुछ बनाया गया है, तो वो ज़रूर स्कूल में आएंगे।